हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग मैशअप्स। मैं आपका दोस्त हिरेन कनवाड़िया आज आपके सामने एक नया लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं, जो हमारा होने वाला है कि गाइडेंस आपको साउथ कोरिया वीज़ा को लेने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। हाँ जी गाइस, काफ़ी लोग गलती कर जाते हैं कि साउथ कोरिया वीज़ा जब वो अप्लाई करते हैं उनके रिफ्यूज़ हो जाते हैं। रिफ्यूज़ के केसेस मैंने काफ़ी सुने हैं कि क्यों रिफ्यूज़ होते हैं वीज़ा और उसके पीछे रीज़न क्या रहता है। रीज़न आपका कईयों के पास में स्टेटमेंट नहीं होती, तो कईयों के पास में आपका बैलेंस नहीं होता जो आपके बैंक अकाउंट के अंदर किसी को 2 महीने पहले डालते हैं, कोई 1 हफ़्ता पहले डालता है। तो ऐसे रीज़न्स मैंने काफ़ी सुने हैं और देखे भी हैं कि लोग परेशान है इस चीज़ को लेके कि हम कैसे इस चीज़ को हम ठीक करें। अपनी बैंक स्टेटमेंट हो गई, तो चलिए आज अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो इसी पे ही होने वाला है, इसी टॉपिक के ऊपर। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए और जो भी मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट दी बेल आइकन बटन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक। तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है। बेसिकली आपको ज़्यादा बातों को इतना कुछ देखना नहीं है, आपको सिर्फ अपना बैंक स्टेटमेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। बैंक स्टेटमेंट आपकी कैसी होनी चाहिए। आपके बैंक स्टेटमेंट एक वेल्दी स्टेटमेंट होनी चाहिए। वेल्दी इन द सेंस कि लगे काउंसलर को कि आप जो बैंक स्टेटमेंट उनको दे रहे हो, ठीक है, वो पिछले 6 महीने से स्टेबलाइज्ड होनी चाहिए। काफ़ी लोगों की क्वेरी आती है कि सर हमने बैंक के अंदर हमने 2 दिन पहले पैसे डाले हैं, कईयों ने हफ्ते पहले डाले, कईयों ने महीना पहले डाले, कईयों ने 2 महीना पहले डाले, कईयों ने 3 महीना पहले भी डाले। तो सर आपको मैं बता दूं, आप सभी को जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, जो मेरा वीडियो देख रहा है, कि बैंक स्टेटमेंट आपको एक ऐसा बनाना है जैसे कि एक रनिंग में हो। रनिंग ऐसा नहीं है कि आपने बैंक स्टेटमेंट के अंदर अपने बैंक अकाउंट के अंदर आपने बैलेंस डाल के छोड़ दिया है और उसके बाद में आपने निकाला नहीं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। कोई एम्बेसी ऐसा नहीं बोलती कि आपका कितना बैलेंस होना चाहिए। कि आपको बैंक स्टेटमेंट अगर काउंसलर आपका देख रहा है तो उसको ऐसा लगे कि पूरी एक ऑर्डर में लगी हुई है बैंक स्टेटमेंट आपकी, और उसके अंदर कुछ ऐसी सस्पिशियस सा ना दिखे उसको कि आपने अकाउंट के अंदर 1-1.5 महीने पहले काफ़ी बल्क अमाउंट के अंदर पैसा डाला है। तो उस चीज़ से एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है काउंसलर को कि जब वो आपका वीज़ा ग्रांट करने जाता है कि ये वीज़ा लेने के लिए इन्होंने पैसा डाला है। तो उनको ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। तो उस चीज़ के लिए आपको मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, आप अपने अकाउंट में हर महीने एटलीस्ट कुछ अमाउंट आप डालते रहिए, ठीक है। आप जिनसे भी आप अपनी चाहे कैश में सैलरी ले रहे हो, किसी से आप चेक्स के थ्रू ले रहे हो, तो चेक्स के थ्रू तो ठीक है, लेकिन जो कैश के थ्रू सैलरी आ रही है तो आप उनको बोले, कन्विंस करें उनको कि हमारे बैंक अकाउंट में दो। उससे ये होगा कि आप एटलीस्ट ये दिखा सकते हो काउंसलर को कि ये मेरी सैलरी आ रही है और ये डायरेक्ट मेरे बैंक अकाउंट में आती है। तो ये एक अच्छा एक वैलिड पॉइंट रहता है। काउंसलर जब आपका वीज़ा के लिए आपका प्रोफाइल देखता है, जब आपका बैंक अकाउंट देखता है कि इनकी सैलरी आपके बैंक अकाउंट में आ रही है, आप उसको हाईलाइट करके सबमिट करो अपनी एप्लीकेशन। तो ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी वेटेज करती है कि जब आप अपना वीज़ा के लिए, आप चाहे ज़रूरी नहीं है कि साउथ कोरिया वीज़ा के लिए, ये रूल सब वीज़ाज़ के अंदर फॉलो होता है कि आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो काफ़ी वेटेज देता है और उसके अंदर किस हिसाब से आपका पैसा फ़्लो जा रहा है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, अगर आप बैंक स्टेटमेंट लगा रहे हो, ठीक है, तो ऐसा कोई रूल और मेथड नहीं है कि आपका बैंक स्टेटमेंट के अंदर शुरू से लेके एंड तक उसी सेम अमाउंट के अंदर पैसा हो। वो क्लोजिंग बैलेंस, कभी कोई एम्बेसी ये नहीं बोलती कि वो क्लोजिंग बैलेंस देखती है कि आपके पास में कितना फ़ंड्स है, आपके पास में ओपनिंग बैलेंस कितना है, वो कभी नहीं देखती। ना कोई एम्बेसी बताती है हमारे को इतना फ़ंड्स रिक्वायरमेंट है आपके वीज़ा के लिए। अगर वो एम्बेसी बता देगी इतना रिक्वायरमेंट है तो सबको इतना डाल के लिए आएगा, ठीक है। तो लेकिन वो बैंक अकाउंट सिर्फ इस काम में आता है आपका एक वेल्थ देखने के लिए कि आप कितने स्टेबल हो अपनी कंट्री के अंदर, आप किस हिसाब से अर्निंग्स कर रहे हो, आप किस हिसाब से अपने खर्चे कर रहे हो। ये सारी चीज़ें आपका बैंक स्टेटमेंट आपको दिखाता है, ठीक है। बैंक स्टेटमेंट की आप लगता है अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट को मंथली उसके अंदर कोई डिपॉजिट करें, ठीक है, मंथली उसके अंदर से निकालते भी रहें। ये नहीं खर्चे उसमें से करें अपने बैंक स्टेटमेंट से, ताकि उनको बैंक स्टेटमेंट अच्छी लगे दैट आप पूरे टोटली डिपेंडेंट हो, आपकी जो सैलरी आ रही है, ठीक है,
और थोड़ा पार्ट उसका सेव करके भी रखें। 6 महीने तक आप ये कर लो, आपका वीज़ा डेफिनेटली लगेगा, आपकी बैंक स्टेटमेंट एक बहुत अच्छी बैंक स्टेटमेंट बन जाएगी। अब ये पॉइंट हो गया है बैंक स्टेटमेंट का। लेकिन अब लोगों के पास में एक कंसर्न आता है कि अगर वो ITR भर रहे हैं तो उनके पास में अगर ITR भर रहे हो तो ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको टैक्सेबल इनकम दिखानी है, ठीक है। टैक्सेबल इनकम के लिए आपका टैक्स भी कटेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द लोग अपनी 5 लाख से नीचे की टैक्सेबल भरते हैं, तो ऐसा कोई मैंडेटरी रूल नहीं है कि उन्होंने टैक्सेबल इनकम मांगी है, ठीक। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान रखनी है जब आप साउथ कोरिया वीज़ा अप्लाई करो। और साउथ कोरिया वीज़ा के अंदर लेटेस्ट ही हमारा एम्प्लॉयमेंट प्रूफ्स मांगा जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट प्रूफ्स इन द सेंस कि आपको 12 महीने की सैलरी स्लिप्स आपको देनी है। अगर आप 12 महीने की उनको सैलरी स्लिप दे रहे हो तो वही सैलरी जो आपके अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए और वो हाईलाइटेड होनी चाहिए लास्ट 6 मंथ की। अगर आप 12 महीने की सैलरी स्लिप उनको दे रहे हो, 6 महीने की तो बैंक के अंदर दिखेगी क्योंकि वो 6 महीने की स्टेटमेंट मांगते हैं, तो वो जो सैलरी स्लिप आप दे रहे हो वो बैंक अकाउंट के अंदर हाईलाइटेड होनी चाहिए, मतलब वो अमाउंट डिपॉजिटेड उनको दिखना चाहिए। जब भी आपकी बैंक स्टेटमेंट एक वेल्दी बैंक स्टेटमेंट कहलाई जाएगी। तो काफ़ी लोग इस मिथ में रहते हैं कि हम बैंक स्टेटमेंट कैसे दिखाएं, हम बैंक स्टेटमेंट के लिए हम क्या करें। तो यही चीज़ है, यही एक गोल्डन रूल है कि आप अपना बैंक स्टेटमेंट को एक बढ़िया तरीके से बनाएं और उसके बाद में वीज़ा अप्लाई करें। ये गोल्डन रूल आपके सभी वीज़ाज़ के लिए एप्लीकेबल है। ज़रूरी नहीं कि ये साउथ कोरिया के लिए है, चाहे यूके के लिए है, चाहे शेंगेन के लिए है, ये सब के लिए अप्लाई होता है। होप ये आप समझ गए होंगे अब इजीली कि बैंक स्टेटमेंट का आपका क्या रोल है। और चलते हैं अब कवर लेटर के ऊपर। कवर लेटर हालांकि वो नहीं लेते, लेकिन आप उनसे एक रिक्वेस्ट कर सकते हो, रिक्वेस्ट मोड पे जा सकते हो। आप उनको बोल सकते हो कि अगर मैं कवर लेटर लेकर आया हूँ, बना कर आया हूँ, तो एटलीस्ट मेरे को एक चांस दिया जाए वीज़ा ऑफिसर से रिक्वेस्ट करने के लिए वीज़ा की, मैं आपको एक एप्लीकेशन लेकर आया हूँ। एक कवर लेटर कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, वो एक रिक्वेस्ट लेटर होता है, दैट्स इट। आप उसके अंदर रिक्वेस्ट कर रहे हो वीज़ा ऑफिसर से कि ये मेरा प्रोफाइल है, और उस कवर लेटर को बड़े प्रिसाइसली लिखें ताकि आपको वीज़ा मिलने के चांसेस आपके और ज़्यादा हों। एम्बेसी हमारा साउथ कोरिया का आपका फ़्लाइट बुकिंग नहीं लेती है, होटल लेती है आपका, लेकिन उस होटल का सिर्फ एड्रेस मांगती है, उसका भी आपका कुछ और नहीं रहता है। जैसे कि आपका कोई भी होटल का PDF वगैरह वो सब एक्सेप्ट नहीं करती, ना कोई आइटनरी एक्सेप्ट करती। तो यही चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और लोग कहते हैं कि वो निकाल के दे देते हैं वापस, वो डेफिनेटली निकाल के देंगे वापस, क्योंकि उनको वो चाहिए ही नहीं, उनकी वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। रिक्वायरमेंट उनकी रहती है सिर्फ एक तो आपका ITR, बैंक स्टेटमेंट, आपके एम्प्लॉयमेंट प्रूफ के अंदर पे स्लिप्स 12 महीने के, अगर वो सैलरीड है और बिज़नेस वाला है तो उसका रहेगा आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उनके करंट बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट और ITR। बस यही आपके प्रूफ चाहिए फॉर द साउथ कोरिया वीज़ा। तो होप ये मेरा वीडियो आपको काफ़ी क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक। तो और इसी वीडियो के अंदर मैंने और भी अपने वीडियोस बना रखे साउथ कोरिया की, तो आप ऊपर आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, तो आप उस पर जाके देख सकते हैं कैसे वीज़ा अप्लाई करना है और क्या क्या फ़ीस है उसकी। वो सारा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा अपने वीडियो का लिंक, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं। अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है और मेरे को कांटेक्ट कर सकता है मेरे इंस्टाग्राम ID पे hiren.rai1, और मेरा ऊपर मोबाइल नंबर भी मेंशन होगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप और कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। होप ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम। बाय बाय, जय हिंद।